इतिहास की 12वीं की पुस्तक का चैप्टर 5 आईने अकबरी कृषि संबंध। ये चैप्टर हम लोग देख रहे थे। पिछले 3-4 वीडियोस इसमें अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि आईने अकबरी का कृषि संबंध के रूप में इतिहास में अध्ययन क्यों किया जाता है। आईने अकबरी मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि अकबरनामा क्या है, आईने अकबरी और अकबरनामा का क्या संबंध है, आईने अकबरी और अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है, उसके हर भाग में किन किन बातों का जिक्र है। इसके अलावा हमने ये देखा कि मुगलकालीन फसलें क्या क्या थी। उसके बाद मुग़ल काल में किस तरह से राजस्व वसूल किया जाता था, राजस्व को निर्धारित करने की क्या क्या पद्धतियाँ अपनाई गई थी। मुग़ल बादशाह अकबर की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए कि किस तरह से खालसा भूमि से ज़्यादा कर की वसूली की जा सके। तो ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मुग़ल काल के सिक्के किस तरह के होते थे, क्या क्या सिक्के थे और वो सिक्के किस धातु के बने हुए होते थे, उसका मूल्य क्या था। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मुग़ल काल का जो सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था वह था शनसब। शनसब जो था वो सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, यह 101 तोले का था और बड़े लेन देन में इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद दूसरा जो सिक्का है वो कहलाता था इलाही। ये सारे जो मैं बोलते जाऊँगी उसको लिखते जाना और उसको नोट करते जाना। इलाही जो था वो सर्वाधिक चलने वाला सोने का सिक्का था। उसके बाद आता है रुपया। रुपया जो था वो चांदी का सिक्का था। उसके बाद नेक्स्ट आता है जलाली। यह एक चौकोर सिक्का था जो कि चांदी का होता था। और फिर आता है दाम। यह तांबे का सिक्का था और इसका मूल्य था 1/10, यानी रुपए का 1/10 भाग्य होता था, जो कि दाम कहलाता था। और नेक्स्ट जो सिक्का है वो कहलाता था जीतल, जो कि तांबे का सिक्का था और यह सबसे छोटा सिक्का था। तो ये था मुग़लकालीन सिक्के। अब हम देखेंगे मुग़लकालीन ग्रामीण समुदाय, मतलब मुग़ल काल के गांव में किन किन समुदाय के लोग रहते थे और उनका मुग़लकालीन ग्रामीण जीवन में क्या महत्व था। मुग़ल काल में गांव जो है वो 3 समुदायों को मिलाकर बनता था। पहला तो है किसान, दूसरा है ग्राम पंचायतें और है तीसरा गांव का मुखिया। इन्हीं तीनों को मिलाकर मुग़लकालीन ग्रामीण समुदाय बना था। तो जो गांव की पंचायत होती थी वो ना सिर्फ गांव के प्रशासन का कार्यभार देखती थी, बल्कि उनका काम ये भी था कि वो गांव के लोगों के में जो भी होने वाले झगड़े थे, उन झगड़ों का निपटारा भी पंचायतों के द्वारा किया जाता था। और मुग़ल काल में गांव में जो प्रशासनिक अधिकारी था वो मुकद्दम कहलाता था। मुकद्दम का काम करों की वसूली में भी होता था और वो गांव के झगड़ों के निपटारे में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान होता था। जहाँ तक किसानों की बात है तो किसान जो है वो अपने खेतों में काम करने वाले किसान भी थे और जो दूसरों के खेतों में काम करने वाले किसान भी थे, और कुछ किसान ऐसे भी थे जो दूसरे गांव में जाकर दूसरे के खेतों में काम करते थे। तो ये अलग अलग तरह के किसान होते थे। इन किसानों को सरकार की तरफ से समय समय पर ऋण भी दिया जाता था ताकि ये अपने कृषि से लेकर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ये आसानी से कर सके। जो सरकार की तरफ से, यानी कि मुग़ल बादशाहों की तरफ से जो ऋण किसानों को दिया जाता था वो ऋण तकावी ऋण कहलाता था। और ये ऋण के से किसानों की बहुत मदद हो जाती थी और किसान अकाल आदि के समय में उनके करों को माफ़ भी कर दिया था। कई मुग़ल बादशाह जैसे कि अकबर आदि के समय में तकावी ऋणों को और फिर जो भी उनसे कर की वसूली की जाती उन करों को भी माफ़ कर दिया जाता था। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो और देखने वाली चीज़ है इसमें वो ये है कि ज़मींदार वर्ग। मुग़ल काल में ज़मींदार वर्ग का बहुत बड़ा रोल था। ज़मींदार वर्ग क्या होता था? मुग़ल काल में हमने जैसे कि देखा कि संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य को विभिन्न सूबों में बांटा गया, फिर सूबों को विभिन्न ज़िलों में बांटा गया, ज़िलों को परगनों में बांटा गया, फिर परगनों को गाँव में बांटा गया। तो इस तरह से जो ज़मींदार वर्ग होता था उसका इन प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता था। खासकर गाँव में जो कुलीन वर्ग होते थे, जो अभिजात वर्ग यानी कि जो धनी संपन्न लोग होते थे, उन लोगों को गाँव के किसानों के जो भी गांव से करों की वसूली हो रही है उन करों की वसूली की जिम्मेदारी उनको दे दी जाती थी। और ये अब एक तरह से अपनी ज़मीन पर राजाओं की तरह ही एक्ट करते थे, जैसे कि उनके पास अपनी सेना भी होती थी जो अपनी सेना को ये प्रशासन में सुविधा के लिए इस्तेमाल करते थे।
ये करों की वसूली करते थे और जो लगान तय होता था उन निश्चित इनमें ज़मींदारों की भी भागीदारी होती थी। जैसे कि जो लगान सरकार की तरफ से निर्धारित कर दिया गया उनमें इनका भी अपना हिस्सा होता था। इनको सरकार उनका हिस्सा दे देती थी और जो बाकी जो ऋण बचता था वो ले जाकर ये ज़मींदार मुग़ल सरकार के राजकोष में जमा कर देते थे। तो इन ज़मींदारों को लेकर इस चैप्टर में कुछ बातों का जिक्र किया गया है। जैसे ज़मींदार कौन होते थे, तो मैं उनको पढ़कर बताऊंगी। जैसे उसके बारे में कह रहा है कि ज़मींदार प्रायः समृद्ध होते थे। जैसे कि मैंने कहा कि ज़मींदार वर्ग वो होता था जो कुलीन होता था, धनी संपन्न वर्ग होता था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ज़मींदार प्रायः समृद्ध होते थे। उनकी विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन मिल्कियत कहलाती थी। मतलब उन ज़मींदारों के पास एक निश्चित भूभाग होता था जिन पर रहने वाले लोगों पर वो अपनी हुकूमत एक तरह से कहें कि वो कर सकते थे। तो वो जो ज़मीन होती थी जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती थी वो उनकी मिल्कियत कहलाती थी। फिर कह रहा है कि इस ज़मीन पर ज़मींदार तिहाड़ी के मज़दूरों से काम करा था। तिहाड़ी मतलब डेली की जो मज़दूरी होती है उन लोगों को वो डेली की मज़दूरी देकर उन ज़मीनों पर ज़मींदार अपना काम करवाता था। जैसे खेती करवाता था या फिर कोई और भी काम उसमें वो करवा सकता था। फिर दूसरा कह रहा है कि ज़मींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र के किसानों से कर वसूलता था। जैसे कि मैंने बोला कि सरकार किसी एक क्षेत्र के कुलीन या फिर अभिजात वर्ग या फिर धनी संपन्न व्यक्ति को उस क्षेत्र का ज़मींदार नियुक्त करते थे और उन्हें उस क्षेत्र से कर वसूली की जिम्मेदारी देते थे। तो जैसे यहाँ भी कह रहा है कि किसानों से वो कर वसूलता था। ये कर वसूली का काम मुग़ल सरकार द्वारा इन्हें दिया जाता था, मुग़ल बादशाहों द्वारा इन्हें दिया जाता था। जमींदार का तात्पर्य भूमि उत्पादन पर जमींदारी का एक दावा था। मतलब उस निश्चित भूमि पर, उस निश्चित भूभाग पर, उस निश्चित मिल्कियत पर जो भी उत्पादन हो रहा है उस जमींदार का उस उत्पादन पर दावा होता था, जो राज्य की भू राजस्व की मांग के साथ साथ चलता था। मतलब राज्य ने जो भू राजस्व की दर निर्धारित की है वो दर उस निश्चित भूभाग से वो जमींदार वसूल करता था जिसमें उसका भी अपना हिस्सा होता था। फिर कह रहा है कि ज़मींदार प्रायः आनुवंशिक होते थे। मतलब इन ज़मींदारों का जो ये पद होता था ये आनुवंशिक होता था। मतलब अगर किसी ज़मींदार के पास कोई मिल्कियत है और उस ज़मींदार की मृत्यु हो जाने के बाद वो जो ज़मीन होगी वो उसके अपने जो ख़ानदान के वारिस होंगे उनकी होगी, ना कि सरकार उनसे वो ज़मीन छीन सकती है। मतलब अगर किसी ज़मींदार को उसकी मिल्कियत एक बार मिल गई है तो वो हमेशा के लिए उनकी हो गई है। ऐसा नहीं है कि कभी उनके मरने के बाद सरकार वो ज़मीन ले ले या उस ज़मीन को खालसा भूमि में मिला दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। मतलब ज़मींदारों की जो मिल्कियत थी वो उनकी अपनी मिल्कियत थी और वो उनकी आनुवंशिक यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार जिसको बोलते हैं कि वो आगे भी उनकी पीढ़ियों को मिलते जाएगी, वो वाली बात थी। तो ज़मींदारों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार ये प्राप्त होते थे। फिर कहता है कि जमींदारों को राजस्व वसूल करने के बदले कुल राजस्व का एक हिस्सा मिलता था। जैसे कि मैंने बताया कि किसी ज़मींदार को उसकी मिल्कियत देने के बाद राजस्व जो है वो सरकार की तरफ से तय कर दिया जाता था और उस राजस्व में उस ज़मींदार का भी हिस्सा होता था। मान लीजिए कि किसी भूमि से वसूल करने का अधिकार उनको दिया गया और सरकार ने उसमें अपना 70% सरकार का हुआ और 30% जो है वो उस ज़मींदार का होगा। इस तरह से उनका जो हिस्सा होता था वो पूर्व निर्धारित होता था। फिर इसमें कह रहा है कि सरकारी आंकड़ों में यह हिस्सा 10% बताया गया। मैंने अभी 30% बोला तो वो मुग़ल बादशाहों के समय में मुग़ल काल में वो हिस्सा पहले से निर्धारित था और वो 10% था। फिर कह रहा है कि मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर वसूले और देखिए जैसे मुग़ल काल में यहाँ पे ज़मींदारों को कर वसूली का अधिकार दिया गया है, वैसे ही मराठों के काल में जो मराठा सरदार होते थे वो भी लोगों से कर वसूलते थे, दो तरह के, जो कहलाता था चौथ और सरदेशमुखी। इसमें ये चौथ और सरदेशमुखी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मराठे जो थे वो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ये कर इसलिए वसूल करते थे ताकि वो एक आश्वासन था, वो जनता के बीच में और मराठा सरदारों के बीच में एक डील होती थी जिसके तहत मराठा सरदार वहाँ पे रहने वाले लोगों को ये आश्वासन देते थे, इस तरह से आश्वस्त करते थे कि वो मराठा सरदार उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुग़ल बादशाहों के आक्रमणों से बचाएंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे और इसके बदले में वो उनको सरदेशमुखी और चौथ नामक कर देगी। साथ ही साथ वो ये भी आश्वासन देते थे कि अगर सरदेशमुखी और चौथ जैसे कर जनता उन मराठा सरदारों को देती रहेगी तो मराठा सरदार न सिर्फ मुग़ल सैनिकों से उनकी रक्षा करेंगे बल्कि वो खुद भी उनके क्षेत्रों पे हमला नहीं करेंगे, वो दूसरे क्षेत्रों पे हमला करेंगे। तो ये एक तरह से मराठा सरदारों के बीच में और जनता के बीच में, वहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में एक डील थी।
तो जिस तरह से ये लोग चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर वसूल रहे हैं, वैसे हम मुग़ल काल में देखेंगे कि ज़मींदार जो हैं वो भी वहाँ पे रहने वाले लोगों से, यानी अपनी मिल्कियत में रहने वाले लोगों से एक तरह से जो कर वसूल रहे हैं उनको, उसमें उनका भी हिस्सा है। तो चौथ और सरदेशमुखी जो था वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है। अब ये बता देती हूँ कि वो कितना था। चौथ जो था वो कुल आय का, मतलब लोग वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो जितना कमा रहे हैं उसके कुल आय का 1/4 भाग होता था, जो वो वहाँ पे रहने वाले लोग अपनी कुल आय का 1/4 भाग मराठा सरदारों को देते थे। और जो सरदेशमुखी है वो 10% होता था, मतलब कुल आय का 1/10वां भाग वहाँ पे रहने वाले लोग मराठा सरदारों को देते थे। तो ये था चौथ और सरदेशमुखी। अब कह रहा है कि अधिकांश जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ जो ज़मींदार थे वो अपने क्षेत्र में एक तरह से राजा की तरह एक्ट करते थे। मतलब जैसे राजा के पास सेना होती थी वैसे इनके पास भी अपनी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी। तो ये कह रहा है कि उनके पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी जिनमें घुड़सवार होते थे, तोपखाने एवं पैदल सिपाही भी होते थे। आईने अकबरी में भी इस बात का जिक्र मिला है कि ज़मींदारों के पास ऐसी कोई घुड़सवार सेना, पैदल सेना और हाथी सेना हो। यहाँ पे जैसे इस बुक में कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे कह रहा है कि भारत में ज़मींदारी की मिली-जुली शक्ति देखें तो इनके पास 3,84,558 करोड़ घुड़सवार थे। कुछ पैदल सैनिकों के बारे में दिया है, हाथी भी थे, तोपखाने भी थे और नावें भी थी। तो ये आंकड़े बताते हैं कि ज़मींदार कितने शक्तिशाली हुआ करते थे अपने क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ज़मींदार अपनी मिल्कियत की ज़मीन को बेच भी सकते थे। वे प्रायः हाट बाज़ार का आयोजन करते थे जहाँ कृषक अपनी फसल बेचने आते थे। मतलब चूँकि वो ज़मीन जो है एक बार उन्हें मिल गई तो वो अब उनकी हो गई, उनके आने वाली पीढ़ियों की हो गई। तो इसका मतलब ये है कि उस ज़मीन पर उनका मालिकाना हक हो गया। अब वो क्या करते थे, वो चाहें तो अपनी ज़मीन को अपने पास भी रख सकते थे और अगर वो चाहें तो अपनी ज़मीन को किसी दूसरे के पास बेच भी सकते थे। और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा वहाँ से लगान वसूली के अलावा जो ज़मींदार है वो उस क्षेत्र पर मेलों का आयोजन कर सकते थे, हाट बाज़ारों का आयोजन कर सकते थे, जहाँ पर वहाँ पे उन हाट बाज़ारों में या उन मेलों में उस मिल्कियत में रहने वाले लोग आकर अपना सामान बेच सकते थे, अपनी दुकानें लगा सकते थे और अपनी हाथ की बनाई हुई सामानें भी बेच सकते थे। तो ये था वहाँ उस काल के ज़मींदारों की भूमिका। यहाँ पे कह रहा है कि ज़मींदारों के अलावा कुछ ऐसे स्वतंत्र राजा, राव और रावत भी होते थे जो सरकार और सामंत भी होते थे, जो अपने क्षेत्र में स्वायत्ता के साथ रहते थे और ये राजा को नजराना और एक निश्चित राशि देते थे। मतलब ये जो ज़मींदार हैं ये अपनी मिल्कियत में कर वसूल रहे हैं और उस वसूले हुए कर में जो निश्चित अमाउंट है, जैसे कि 10% इसमें कहा गया था, वो 10% तो वो मुग़ल बादशाह को दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो उन्हें समय समय पर नजराना और भेंट भी दिया करते थे। तो ये जो नजराना और भेंट मुग़ल बादशाहों को ज़मींदारों से मिल रहा है, ये भी मुग़ल काल में राजस्व के या फिर राज्य की आय के साधन के रूप में इसको हम ले सकते हैं। तो ये था मुग़ल काल के ग्रामीण समुदाय, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे किसान हो रहे हैं, ग्राम पंचायत है, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी मुकद्दम के बारे में हमने देखा और अभी हमने देखा ज़मींदार वर्ग का जो इनका मुग़ल काल के प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ही अहम रोल रहा। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था हमारा चैप्टर 5 आईन अकबरी कृषि संबंध, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप लोगों को आई होप कि ये चैप्टर अच्छा लगा हो और इस चैप्टर से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई हों। तो जिस तरह से मैंने जो बताया उसको अच्छी तरह से ध्यान में रख कर नोट्स तैयार कर लेना और अच्छे ढंग से उसको पढ़ाई करना। ठीक है, थैंक यू।